कई लोग जब मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उनको देखकर शुक्रगुजार होंगे, लेकिन नेचर की आदत है कि वो हमेशा ही लेवल को जरा ऊंचा कर देता है। कई महीने बिना सोए बिताने से लेकर अपने पेट में बच्चे को संभाल कर रखने तक, और तो और अपने बच्चे के पेट भरने के लिए मम्मियाँ खुद को भी सेक्रीफाइस कर देती हैं। तो आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्लेनेट के सबसे बेस्ट एनिमल पेरेंट को देखने वाले हैं। बदतमीज बग्स। कीड़ों को अपने बच्चों की परवाह करने के लिए नहीं जाना जाता है। ज्यादातर तो बस अपने अंडे देकर उनको छोड़ देते हैं, लेकिन जापानी रेड बग्स की मम्मियां इन सबसे अलग हैं। ये उनकी मम्मी के लिए दुख की बात है, क्योंकि उनके बच्चे बहुत ही पिकी ईटर होते हैं, जो कि एक रेयर पेड़ का नाम है। स्काइफिए जैस्मिनोडोर के ही फल खाते हैं। इतना ही नहीं, ये फल अच्छे से पके हुए होने चाहिए, नहीं तो ये उनको नहीं खाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्यारी मम्मियाँ पूरे टाइम बस ये पके हुए फल ढूंढती रहती हैं, जिसका नाम है डूब। और ये डूब मिलने के बाद भी किस्सा खत्म नहीं होता है, क्योंकि अब इन्हें खुद से भी भारी फल को घसीट कर अपने घोंसले तक लेकर जाना होता है। और उसी वक्त दूसरी जापानी रेड बग्स माँ भी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही होती हैं, तो इसीलिए ये एक दूसरे से उनका ढूंढा हुआ फल झपटने का एक मौका नहीं छोड़ते। लेकिन जहाँ ये माँ खाना ढूंढने में थक रही होती है, वहीं बच्चे भी इंतजार नहीं कर पाते। और अगर ज्यादा देर के लिए इनको छोड़ दिया जाए तो ये छोटे कीड़े अपनी नई मम्मी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जो कि इन्हें फलों की ज्यादा अच्छी फूड सप्लाई दे सके। तो जहां एक माँ को पता चलेगा कि उसके बच्चे ने उसको छोड़ दिया, वहीं दूसरे की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसे डबल बच्चों के लिए खाना ढूंढना है। बग मम्मी के लिए काम इतना थकाने वाला होता है कि वो इतना दूर चली जाती है, जहां से फिर वापस नहीं आ पाती। जी हाँ, इसका मतलब है कि वो मरने तक काम करती है, लेकिन उसके बच्चों का क्या वो उसकी बॉडी के पास रोएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसकी बॉडी को आखिरी खाना समझकर खा जाते हैं और फिर अपना पेट भरकर घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। बताओ भाई, और मैं समझता था कि इंसानी बच्चे ही बदतमीज होते हैं। जिद्दी पेंगुइन। पेरेंट होना खुद में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ पर अपने बच्चों को संभालने से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात है कि एम्परर पेंगुइन पेरेंट्स, उनकी यही किस्मत है। यहाँ पर टेम्परेचर -117 फ़ारेनहाइट जितना गिर जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी उग नहीं पाता। अब पेंगुइन पेरेंट्स के लिए इसका मतलब हुआ कि उनके पास अपना घोंसला बनाने के लिए कोई मटेरियल नहीं है। तो इसलिए इन बहादुर चिड़ियों ने अपना खुद का घोंसला बना लिया, जिसको कहते हैं डैड। मई के करीब फीमेल पेंगुइन अंडे देती हैं, जिसके बाद में उसके पार्टनर के पाउच में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि जस्ट उसके पैर के पास होता है। और यही वो जगह है जहाँ पर वो रहेगा। जैसे ही पापा अंडों को गर्मी देने लगते हैं, वैसे ही माँ 2 महीने के लिए खाना ढूंढने निकल जाती है। इसका मतलब हुआ कि पापा को खुद को और अंडों को अकेले ही संभालना है, वो भी बिना किसी खाने के। और यहाँ सिर्फ भूख की बात नहीं है जिससे उसको लड़ना है। इस समय मेल पेंगुइन को कड़कड़ाती ठंड और हवा भी झेलनी पड़ती है, जिसकी स्पीड 90 मील प्रति घंटे होती है। और यही कड़कड़ाने वाली ठंड पापा पेंगुइन को करीब 75 दिनों तक झेलनी पड़ती है, और वो भी तब जब वो अंडे को गर्मी दे रहा है। अब इसे समझने के लिए देखिए कि इंसान यहाँ पर इस कंडीशन में 15 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब 2 महीने की ठंड के बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं और मम्मी भी वापस आ जाती है, लेकिन मम्मी को हल्के मत लीजिएगा। एम्परर पेंगुइन खाना ढूंढने के लिए समुद्र में 50 मील तक की दूरी तय करते हैं, और ये मछलियों से भरा हुआ पेट सिर्फ इनके लिए नहीं है, बल्कि लौटने के बाद इनका आधा बचा हुआ खाना ये अपने बच्चों को दे देती हैं। लेकिन ये टास्क यहाँ पर खत्म नहीं होता। चिक्स को खुद खाना ढूंढने की स्किल डेवलप करने में महीनों लग जाते हैं। इस बीच पेरेंट्स अपने और बच्चों के लिए बारी बारी से खाना ढूंढने जाते हैं। लास्ट में करीब 150 दिनों बाद चिक्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और खाना ढूंढना, खुद की केयर करना सीख जाते हैं। और यही सेम चीज इंसान के बच्चे 30 साल जिंदगी जीने के बाद सीख पाते हैं। क्रेजी कैसिलियंस। जब रिसर्चर्स 21 कैसिलियंस मम्मी और उनके बच्चों को लैब में टेस्टिंग के लिए लेकर आए, तो उन्होंने एक डरावनी डिस्कवरी की। उनके अंडों से बच्चे निकलने के एक हफ्ते बाद छोटी एम्फीबियन मम्मी ने अपने शरीर का करीब 1/7 वेट लूज कर लिया था। इसका मतलब है कि इंसानी मम्मी का वजन 25 पाउंड कम होना। अब इस वजन घटने के पीछे का कारण क्या था? अंडे देने का स्ट्रेस, या फिर अपने बेबी के पहले वाले वेट में फिर से पहुंचने की टेंशन? नहीं, रिसर्चर्स को ये खोया हुआ वजन बच्चों के पेट में मिला। बेचारी जापानी रेड बग मम्मी से हटकर यहाँ पर बच्चे अपनी मम्मी की मरी हुई बॉडी नहीं खाते, बल्कि ये अपनी मम्मी की स्किन की आउटर लेयर को खाते हैं। आप जानते हैं कि मम्मी की स्किन में फैट होता है और ऑयल भी होता है, और इसकी मदद से बच्चे बड़े होते हैं। खाने की दौड़ में कुछ ही मिनट में बच्चे अपनी माँ की स्किन निकालते हैं और खा जाते हैं, लेकिन बस 2 दिन में मम्मी कैसिलियंस फिर से पहले जैसी हो जाती है और तैयार हो जाती है अगली बार खाई जाने के लिए। इन सब की मदद से इनके बच्चे बहुत तेज स्पीड से बढ़ते हैं। एक स्पीशीज में तो कैसिलियंस के बच्चे 20 ही दिनों में 86% तक बढ़ गए थे। आपको लग रहा होगा कि जब जिंदा मम्मी को बच्चे दावत समझकर खाते हैं तो दर्द होता होगा, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इस एक्टिविटी से मम्मी को दर्द नहीं होता। इनफैक्ट मम्मियों की स्किन बढ़ती ही बच्चों के खाने के लिए है। लेकिन फिर भी इसे सुनकर ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा अच्छा साउंड करता है ना। आप क्या ढूंढ रहे हैं जिसमें आप अपने दांत गड़ा सके? तो दबा दीजिए नीचे दिए गए वो लाइक और सब्सक्राइब बटन। बस कुछ ही क्लिक करके आप अपनी आंखों को गजब के कंटेंट से भर सकते हैं भाई। ठीक है, तो कहाँ थे हम? भरे हुए मुंह वाली माँ।
हाँ, अफ्रीकन किचलेट्स ये हैं दुनिया के सबसे बेस्ट पेरेंट्स में से एक। जरा इन्हें शांति से मुंह भरे हुए तैरते हुए देखिए। एक मिनट, क्या एक बार को ये देखकर लगता है कि अफ्रीकन किचलेट्स फिश अपने ही बच्चों खा रहे हैं? लेकिन सच इससे बिल्कुल ही उल्टा है। ये एक्चुअली अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मुंह में भरे हुए हैं, क्योंकि बहुत से शिकारी इनके छोटे बच्चों को खाने के लिए बैठे हैं। इनके पेरेंट्स को लगता है कि अपने बच्चों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुंह में नर्सरी बना लेना। अंडे तब तक पेरेंट्स के मुंह में रहते हैं जब तक कि उनसे बच्चे न निकल आए। कई बार इनमें 36 दिन भी लग जाते हैं। इसमें इनका जबड़ा तो दुखता ही होगा, मगर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 महीना बिना कुछ खाए जिंदा रहना? और बच्चे निकलने के बाद भी ये मछलियां अपने भूखे शिकारियों से सेफ नहीं रहती हैं। अगर किचलर्स को कोई भी डेंजर फील होता है तो वो तुरंत ही अपने बच्चों को बताती हैं और बच्चे तुरंत वापस उसके मुंह में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा ही शिकारी कोकू कैटफिश है। इंटरेस्टिंग बात है कि किचलर्स फिश की स्मेल से एक्साइटेड होकर ये खुद ब्रीडिंग करती हैं। जब कोकू फिश किचलर्स पर अटैक करते हैं तो वो मछली के मुंह में अंडा देने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसमें वो अपने भी कुछ अंडे वहीं पर छोड़ देती हैं। ये अपने पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का अच्छा तरीका है। कई बार तो किचलर्स मम्मी को लगता है कि ये उनके ही अंडे और वो इन्हें ऑलरेडी भरे हुए मुंह में ठूंस लेते हैं। ये दुख की बात है कि ये डिसीजन इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। कोकू मछली के बच्चे अंडों से किचलर्स के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी पैदा हो जाते हैं और जब वो पैदा होते हैं तो किचलर्स के माँ के मुंह में खून की नदियां बह जाती हैं, क्योंकि कैटफिश के बच्चे स्टेप भाई बहन रूममेट्स को खा जाते हैं। जब हत्यारे कोकू कैटफिश के बच्चे किचलर्स के मुंह से बाहर निकलते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये किचलर्स मम्मी के लिए परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन फिर भी ये पेरेंट्स सिवाय अच्छे पेरेंट्स बने रहने कुछ भी नहीं कर पाते। किचलर्स के सारे बच्चों को मारने के बाद भी किचलर्स उन्हें ठीक से ऐसे पालते हैं जैसे उनके असली बच्चे हों। इनफैक्ट अफ्रीकन किचलर्स को तो जाना ही इसलिए जाता है कि ये कैटफिश के बच्चों को तब तक पालते हैं जब तक वो अडॉप्ट किए गए बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं। स्टेप पेरेंट को तो भूल ही जाइए, ये वो पेरेंट्स हैं जो खुद मामले में घुस जाते हैं भाई। बार्फिंग बेबीज। अगर आपको लग रहा हो कि मुंह बेबीज को बड़ा करने के लिए अच्छी जगह नहीं, तो आप पेट को भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, ये प्लेटिपस फ्रॉग की किस्मत है। चीज़ों को धमाकेदार करने के लिए मेल तो अंडे फर्टिलाइज करते हैं और फिर फीमेल मेढक के अंडे निकल जाती है। अब अपने पेट में 25 एम्ब्रियो होना खुद में बड़ी खराब चीज़ लग रही है, लेकिन ऊपर से जब ये छोटे उसके पेट में रहते हैं ना, तब वो ठीक से खा भी नहीं पाती। कुल मिलाकर एक मेढक के अंडे को डेवलप होने में 7 हफ्ते लगते हैं। अगर मम्मी मेढक अपने छोटे बच्चों का डिनर ना बनाए तो भी आपको लगेगा कि उसके पेट के एसिड टेडपोल्स को मेढक का झाग बना देंगे। अच्छी बात है कि हर एक एम्ब्रियो में एक सीक्रेट वेपन छुपा होता है जिससे इस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। हर अंडे के पास की जली में PGE2 नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। इसकी वजह से माँ के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसका पेट इतना सूज जाता है कि उसके लंग्स फेल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेढक की स्किन बहुत ही पतली होती है और ब्लड वेसल से पैक होती है, इसी वजह से ऑक्सीजन आराम से अंदर जा सकती है। इन्हीं वेसल्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। इन सब की वजह से माँ मेढक अपनी स्किन की मदद से सांस लेती है। अब आराम के साथ हफ्तों बाद टाइम आता है इनके जन्म लेने का। अपने बच्चों को खुद से बाहर निकालने के लिए मेढक माँ को उल्टी करने की जरूरत पड़ती है। घिनौना यार। इस बात को और खराब करने के लिए बता दूंगी, ये पैदा होने के प्रोसेस के 1 हफ्ते तक चलती रहती है। मतलब कि छोटे मेढक को पैदा होने के लगते हैं 7 दिन। ये तो जहन्नम के हैंगओवर जैसा लग रहा है भाई। गजब के हाथी। मुझे लगता है कि हम अलग अलग जानवरों के अलग अलग ऑर्गन से पैदा होने के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। इसके बारे में और बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम देख रहे हैं हाथी को, जो कि बाकी सभी जानवरों की तरह लेबर से बच्चे पैदा करती है। जहां ये नॉर्मल है वहीं ये दर्द से भरा हुआ भी है। इन दयालु मेमल्स का प्रेगनेंसी पीरियड पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा होता है। ये अपने बच्चों को अपने पेट में 94 हफ्तों तक रखती हैं, मतलब कि ह्यूमन प्रेगनेंसी से करीब 2.5 गुना ज्यादा। इसके ऊपर से ये मम्मियाँ जिन बच्चों को जन्म देती हैं उनका वजन होता है करीब 250 LBS, मतलब कि 33 इंसानी बच्चों के बराबर। इतने बड़े बेबीज का भार उठाने के लिए एलिफेंट परिवार की फीमेल मेंबर्स मदर ड्यूटी आपस में बांटती हैं। फीमेल शुरू से ही अपने नाना की साइड में रहती हैं, जिससे कि एक अच्छा फैमिली बॉन्ड बना रहता है और मम्मी और बच्चा समय समय पर अपनी सूंड की मदद से हग्स और किसेस करते हैं। कितना क्यूट है ना। लेकिन ये सिर्फ ऐसी चीजें नहीं जिसमें हाथी माँ ने मास्टरी कर रखी है, बल्कि इतने बड़े बच्चों की केयर करने के लिए बहुत सारा दूध चाहिए होता है। हाथी के हर बच्चे दिन में करीब 2 से 2.5 लीटर गैलन खाना खा जाते हैं और इसकी वजह से उनका वजन करीब 30 LBS बढ़ता है। अब जैसे इतना सारा दूध देना कम था, हाथी माँ को अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से दूध बदलना भी पड़ता है। बड़ी गजब की बात है कि इन मैजिकल माँ ने ऐसे पेड़ खाने सीख लिए हैं जो कि इन्फ्लेशन पैदा नहीं करते हैं। इसकी वजह से इनके बच्चों के दांत दर्द नहीं करते। अब जाहिर है कि सिर्फ दूध से अफ्रीका जैसी जगह में हाथी जिंदा तो नहीं रह पाएंगे। शिकारी जैसे कि शेर, चीता, हायना नए बच्चों को उठा के ले जा सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई शिकारी आता है तो पूरा का पूरा झुंड गोल घेरा बना लेता है, ठीक वैसा कि जैसे सूंड की शील्ड हो। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी कोई शिकारी किसी हाथी के बच्चे को उठाकर ले भी जाता तो उसकी मम्मी उसको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 2021 में एक केस हुआ था जिसमें एक हाथी माँ ने एक मगरमच्छ को फाड़ दिया था क्योंकि वो उसके बच्चे के पास तैर रहा था। कैसे पता था कि हाथी की माँ इतनी खतरनाक हो सकती है भाई।
डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले सिर्फ हाथी नहीं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका के किल्डे बर्ड अपने अंडों की स्मेल को शिकारियों तक ना पहुंचने देने के लिए पूरी की पूरी परफॉर्मेंस देती है। किल्डेर अपने अंडे जमीन पर देती है और उनके अंडे ठीक पत्थर जैसे दिखाई देते हैं। जहां ये कैमोफ्लेज बहुत ही बढ़िया है, वहीं ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जमीन में रह रहे शिकारी जैसे कि सांप, लोमड़ी और बिल्ली से नहीं छुप पाते। लेकिन अच्छी बात है कि पेरेंट्स इस चीज को पहले से तैयार करते हैं। जब भी शिकारी घोंसले के पास सूंघता है तो किल्डेर पेरेंट ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको चोट आई है, जैसे कि पंख टूट गया। पहली झलक में ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई सॉकर प्लेयर अपनी चोट को बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा हो। लेकिन इस चिड़िया का रीजन बहुत ही सिंसियर है। किल्डेर एक ऐसा करती है कि जिससे शिकारी घोंसले से दूर हट जाए और उनके पास आ जाए। जब कोई लोमड़ी या बड़ी चिड़िया पेरेंट को देखती है तो घोंसले से कहीं दूर भाग जाते हैं। फिर जब इन घायल पेरेंट्स ने शिकारियों को दूर तक पहुंचा दिया होता है तो ये वापस उड़कर अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली रेड कैप्ड प्लोवर भी अपने घोंसले को बचाने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स का यूज करती है। किल्डेर की तरह ये भी अपने अंडे जमीन पर देती है, लेकिन अपने अमेरिका वाले रिश्तेदार से उल्टा ये चिड़िया सिर्फ चोट लगने की एक्टिंग नहीं करती। प्लोवर तो पूरा धोखा देने में मोड में चली जाती है। ये चिड़िया नीचे की गई पूंछ और झुकी हुई कमर के साथ दौड़ती है। ये चिड़िया ठीक चूहे की तरह भागती है और ठीक चूहे की तरह शिकारी भाग जाते हैं। आशा करता हूँ कि इन होशियार चिड़ियों के बच्चे भी इन्हीं की तरह होशियार हों। ट्रिपोफोबिया टोड अपनी फ्लैट पैनकेक जैसी बनावट के लिए जाने जाने वाली सूरीनाम मेढक अमेरिका में रहती हैं। किसी एम्फीबियन से ज्यादा ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने रोड पर इन पर गाड़ी चढ़ा दी हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही डरावने दिखते हैं, जरा इनके बच्चे करने के तरीके को सुनिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अजीब बॉडी पार्ट से बच्चे पैदा करने वाली कहानियां आगे भी आएंगी। जब मेटिंग करते हैं तो मेल फीमेल की पीठ पर चिपक जाता है, फिर दोनों अपना काम पानी के अंदर कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मेल घोड़ा चला रहा है। हर लूप के टॉप पर फीमेल कुछ अंडे छोड़ती है जिन्हें बाद में मेल फर्टिलाइज करते हैं और फीमेल की पीठ पर स्किन में लगा देते हैं। लेकिन बाद में फीमेल की स्किन सूज जाती है और अंडे बाप रे उसकी स्किन में डूब जाते हैं। क्या किसी और को भी खुजली ऐसा फील होने लगा है? इस एक्सरसाइज में कई घंटे लगते हैं और इसके खत्म होने तक फीमेल की पीठ पर कई अंडे चिपक जाते हैं, लगभग 100। मेढक मम्मी जल्दी से अपनी स्किन बढ़ा लेती है जिससे उसके सभी अंडे शिकारियों से बचे रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी खुलकर काम नहीं करती। एक बार जब माँ के फ्लैश में वो अपनी जगह बना लेते हैं तो उन अंडों को बच्चा बनाने में करीब 4 महीने लग सकते हैं। यार जरा सोचो 120 दिनों में आपकी पीठ पर 100 बच्चे पल रहे हो और ये जैसे सब कुछ काफी नहीं था। और भी घिनौना पार्ट है, जब ये तैयार हो जाते हैं तो बच्चे अपनी माँ की स्किन फाड़कर इस दुनिया में आते हैं। इसकी वजह से माँ की स्किन पर हजारों छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। यार ये मेढक वाकई बहुत कुछ सहते हैं यार। अब ये सुनने में जरूर दर्दनाक लगता है कि 100 बच्चे स्किन फाड़कर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल परेशान करने वाले नहीं होते। जादुई तरीके से फीमेल की स्किन 24 घंटे में ठीक हो जाती है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। तो यहाँ स्ट्रेच मार्क्स तो भूल ही जाइए क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेच होल्स होते हैं। डेडिकेटेड डॉल्फिन्स इंसानी पेरेंट्स रातों की नींदें उड़ाना अच्छे से जानते हैं और इसका क्रेडिट जाता है नए बच्चों के रोने की आदत को। लेकिन अगर ये आपको ज्यादा परेशान करने वाली चीज लगती है तो जरा रुक जाइए और सुनिए कि बॉटल नोज डॉल्फिन मॉम्स को क्या क्या झेलना पड़ता है। पैदा होने के बाद करीब 1 महीने तक बॉटल नोज डॉल्फिन बेबी सोते नहीं। इसका मतलब है कि उनकी मम्मियां जो कि उनकी केयर करती हैं वो भी 1 महीने तक सो नहीं पाती हैं। स्टडीज बताती हैं कि जब तक बच्चे 2 महीने की नहीं हो जाते तब तक मम्मियों की आंखें 99.6 टाइम तक खुली रहती हैं। अब किसी इंसान के ना सोने का सबसे लंबा समय 11 दिन, लेकिन 3 दिन बिना सोए गुजारने पर भी जिंदगी का खतरा बन सकता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि इन पानी वाले मैमल्स की आदत इनको पानी के बाहर आकर सांस लेने के लिए मजबूर करती है। इसकी वजह से बच्चों का भी दिमाग जल्दी बड़ा होता है। लगातार जागते रहने की वजह से माँ और बच्चा शिकारियों से भी बचे रहते हैं। और तो और इसी वजह से जब तक बच्चे की गर्म स्किन लेयर नहीं बन जाती तब तक उसकी बॉडी गर्म रहती है। लगातार जागते रहना सच में माँ के लिए बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस है। लेकिन बॉटल नोज डॉल्फिन यहीं पर नहीं रुकती, वो दूसरे स्पीशीज के बच्चे भी पाल लेती है। 2014 में रिसर्चर्स ने एक डॉल्फिन की माँ को देखा जो कि अपने बच्चे को केयर कर रही थी और साथ ही साथ एक अडॉप्टेड मेलन हेड व्हेल के बच्चे को भी केयर कर रही थी जो कि उसके साथ 3 साल रहा। अब ये अलग अलग स्पीशीज के बच्चे पालना तब और ज्यादा अजीब हो जाता है जब हमें पता चलता है कि एक बार में एक ही बच्चे को पालती है। अब या तो बॉटल नोज डॉल्फिन को माँ बनना बहुत ही ज्यादा पसंद हो सकता है या फिर उनको सोना नापसंद है। ऑक्टोपेरेंट नीचे समुद्र की गहराई में ऑक्टोपस मदर्स भी अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करती हैं। पहली झलक में ये 8 पैर वाले जानवर ज्यादा केयरिंग नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन 2014 में साइंटिस्ट ने पैसिफिक ओशन में एक ऑक्टोपस को देखा जो कि 53 हफ्ते तक अपने अंडे का ख्याल रख रहा था, जो कि किसी भी जानवर में सबसे लंबा टाइम पीरियड था। लेकिन ये तो कहानी का आधा पार्ट भी नहीं है। ज्यादातर ऑक्टोपस सेमेल पर्स होते हैं, मतलब कि ये पैदा करने के बाद मर जाते हैं। लेकिन कुछ के लिए इतना सिंपल नहीं होता जितना दिख रहा है, बल्कि कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली 2 स्पॉट्स ऑक्टोपस मदर तो फुल ऑन डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाती है। जब उनके अंडे से बच्चे निकलने की बारी आती है तो उससे पहले ये खुद को चट्टान पर मारने लग जाती हैं, खाना बंद कर देती हैं और तो और खुद को ही खाने लग जाती हैं। 2018 के एक कैलिफोर्निया के एनालिसिस में बताया गया कि अंडे देने के बाद ऑक्टोपस के ऑप्टिक ग्लैंड्स के जीन्स में 7 DHC ज्यादा बनने लगता है। ये एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और क्रिएचर खुद को मारने लगता है और कई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती हैं। ये ऑक्टोपस और इंसान दोनों में होता है। तो ऑक्टोपस मॉम्स इस पॉइंट पर ये टॉक्सिक कंपाउंड क्यों बनाने लग जाती हैं? ये ऐसा देख सकता है कि
कि जैसे ये अपने बच्चों को खुद से पलने के लिए छोड़ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें कोई भी कुछ भी सिखाने के लिए नहीं होगा। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये बिहेवियर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। एक थ्योरी कहती है कि ये ड्रामेटिक मौत शिकारियों को अंडों से दूर रखती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सही माना जाने वाला एक्सप्लेनेशन कुछ और ही कहता है। क्योंकि ऑक्टोपस कैनिबल्स होते हैं, इसलिए माना जाता है कि 7-DHC के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से माँ अपने बच्चों को नहीं खाती। अपने बच्चों को खाने के बजाय वो खुद को ख़त्म करना ज़्यादा ठीक समझती है। अब बात करो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करने की भाई। इज्जतदार हॉर्निबल्स। बहुत से लोग छोटी जगहों को लेकर कंप्लेंट करते हैं, पर सोचिए जगह छोटी भी हो और साथ में बच्चे भी चिल्ला रहे हो तो कई लोगों को वियतनाम का 2020 का लॉकडाउन याद आ गया होगा, जहां पर छोटे बच्चे भी साथ में थे। लेकिन यही जिंदगी है हॉर्निबल मदर्स की। जब आप इस एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली चिड़िया को देखेंगे तो इसके बेहद खूबसूरत रंगों की तरफ खींचे चले आएंगे, या फिर हो सकता है कि आपको इनकी चोंच के ऊपर का बिल अट्रैक्ट कर जाए। लेकिन इनका पेरेंटिंग मेथड और भी ज्यादा गजब का है। हॉर्निबल की लगभग सभी स्पीशीज में मदर्स शिकारियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए क्रेवास चट्टान की 3 कैविटीज में घोंसला बनाती है, क्योंकि ये छोटी जगह शिकारियों के लिए घुसने के लिए बहुत छोटी होती है और बाकी मैमल्स के लिए ये जगह बहुत ही ऊंची होती है। जब एक बार मदर्स अपने नए घोंसले में सेटल हो जाती हैं तो मेल वगैरह मिट्टी से लपट के आते हैं और उसमें अपना थूक मिला देते हैं, जिससे घोंसले के पास एक मजबूत मिट्टी की लेयर बन जाती है। बताओ, लोग कहते हैं हिम्मत खत्म हो गई है। तो इस तरह से सिर्फ एक छोटा सा होल ही माँ को बाकी की दुनिया से कनेक्ट किया हुआ रहता है। यहाँ सेटल होने के बाद माएँ अंडे देती हैं। बड़ी स्पीशीज में अंडे से 45 दिनों में बच्चे बाहर आते हैं। इस टाइम के दौरान फीमेल को अपनी टॉयलेट की जरूरतों को इग्नोर करना पड़ता है और अपने पीछे का हिस्सा उस छोटे से छेद में अड़ा देती हैं और अपना सारा वेस्ट यहीं से दूर फायर कर देती हैं। इससे शिकारी भी दूर रहते हैं। ये टाइम पास करने का अच्छा तरीका है। अब एक बार जब बच्चे निकल आते हैं तो माँ की परेशानियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें डील करना है उस छोटे स्पेस में चीखते हुए बच्चों से। ये तो जहन्नम के मैटरनिटी वार्ड जैसा लग रहा है भाई, जहाँ पर जरा भी खाने की प्रॉब्लम होती है और यहीं पर डैड की एंट्री हो जाती है। एक बार बच्चे पैदा होने के बाद उसे खाना पहुंचाने के लिए हर दिन करीब 70 ट्रिप्स लगानी होती हैं, क्योंकि घोंसले मोड़ने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हॉर्निबल माँ के पंख चढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मेल खाना लेकर नहीं आए तो माँ और बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन प्रेशर मत लेना, हॉर्निबल अपनी पूरी जिंदगी में एक ही पार्टनर चुनते हैं, इसलिए उनके छोड़कर जाने का कोई चांस नहीं होता। लास्ट में चिल्लम चिल्ली अंधेरे के कई महीनों बाद माँ अपने बच्चों के साथ वो छेद तोड़कर बाहर आ जाती है। वाह भाई वाह, पेरेंटिंग के मजे। ज़ॉम्बी सामन। अपनी जिंदगी में सभी का कोई मेन गोल तो होता ही है। आपका क्या है? शायद अपनी सपनों की कार खरीदना या फिर परफेक्ट जॉब करना। सामन के केस में उसका गोल है अंडे देने के लिए हजारों मील तैरना। ये लैम्बोर्गिनी खरीदने जितना बड़ा सपना तो नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए। बेबी सामन फ्रेश वाटर रिवर्स में पैदा होते हैं। जब टाइम आता है तो बड़े सामन समंदर के नीचे बह रहे पानी में जाते हैं, जिससे कि उन्हें खाने की सप्लाई मिल सके। कई साल समंदर में अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट जीने के बाद एडल्ट सामन वापस वहीं जाते हैं जहां पर कई सालों पहले अंडे दिए गए थे। इस बड़े माइग्रेशन को सामन रन कहते हैं। ये मछली 2000 मील तक ऊपर जा रहे पानी में तैर सकती है। ये कहीं पर भी तैर सकती है, फिर चाहे वो बाढ़ वाली रोड ही क्यों ना हो। ये ठीक लॉस एंजलिस से शिकागो ट्रैवल करने जैसा होगा, लेकिन फिर भी आपको तैरना ही होगा और ये सारा पानी अप स्ट्रीम होता है। मुझे लगता है मैंने अभी जेठालाल को ना भाई ना कहते हुए सुना। साइंटिस्ट का मानना है कि सामन अपना घर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ढूंढते हैं, क्योंकि ये पैदा ही एक इनबिल्ट मैग्नेटिक नेविगेटर के साथ होते हैं। ये बहुत ही गजब की बात है कि आप में इनबिल्ट जीपीएस है, लेकिन इसकी मदद से आपकी जर्नी कम थकान वाली नहीं होती है। तो आखिर सामान ये डेडली ट्रिप क्यों करते हैं? इसका आंसर इस बात में छुपा है कि अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं और अप स्ट्रीम पानी सामन के बच्चों के सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर कम शिकारी होते हैं, छुपने की ज्यादा जगह होती है और तो और पानी में ऑक्सीजन भी ज्यादा होती है। अब टाइम आया है उस पल का जिसका हमें इंतजार था। सामन अपने अंडा देते हैं और फैमिली शुरू करते हैं, है ना? बड़े दुख की बात कि नेचर हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। इतने लंबे माइग्रेशन की वजह से कई सामान मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ मर जाने के अलावा कुछ सामान की स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कुछ चौंकाने वाला काम करती हैं। एक बार अंडे देने के बाद जैसे सामन की जिंदगी का गोल पूरा हो जाता है तो बस खाना बंद कर देते हैं। जल्दी थकान और भूख की वजह से उनकी बॉडी अंदर से सड़ने लगती है और सड़न धीरे धीरे उनकी स्किन तक पहुंच जाती है और इसकी वजह से उनकी स्किन झड़ने लगती है। कई केसेस में तो वे अपनी आंखें भी खो देते हैं और फिर ये देखने लगते हैं ठीक किसी चलती फिरती लाश के जैसे। इन्हें ज़ॉम्बी सामन क्यों कहा जाता है? ये गैस करने के लिए आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। बेचारे से देखने वाले सामन इतनी जल्दी जी नहीं पाते और अपने बच्चे पैदा होते हुए देख नहीं पाते। नेचर वाकई में बहुत निर्दयी होती है भाई। रेगिस्तान की मकड़ी। 8 पैर, उठा हुआ पेट और वैम्पायर जैसे दांतों के साथ मकड़ियां शायद ही किसी की फेवरेट एनिमल होंगी, लेकिन जहां मेरे जैसे लोगों को मकड़ियां डरावनी लगती हैं, वहीं जिस हद तक रेगिस्तानी मकड़ी माँ अपने बच्चों के लिए जाती है वो वाकई में डरावना है। मीटिंग के बाद रेगिस्तानी मकड़ी ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने लगती है, जिससे कि वो अपने शिकारी को अच्छे से तोड़ सके। इसका रिजल्ट ये होगा कि इसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और इसके बच्चों को भी अच्छा पोषण मिलेगा। एक बार बच्चे पैदा होने के बाद फिर से माँ मकड़ी कभी नहीं खाती, बल्कि वो अपने शिकार से एक सूप जैसा बनाती है। डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से कई बार माँ का एक हिस्सा टूट जाता है। सब
कुछ डाइजेस्ट हो जाता है सिवाय दिल, गट्स और ओवरीज के। माइस टेस्टी मॉन्स्टर डिश को 2 दिन तक बनाती है और अपने खुद का 41% बॉडी मास खो देती है। जितना भी घिनौना ये लग रहा है ना, इस लिक्विड की मदद से बच्चे अपनी नॉर्मल ग्रोथ से 3 गुना ज्यादा बढ़ते हैं। और ये तो यमराज के प्रोटीन शेक जैसा लग रहा है, लेकिन आखिर में कभी तो ये फूड सप्लाई खत्म हो ही जाएगी। तो अब समय आता है कि अपना बच्चे खुद का खाना ढूंढे। ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, लेकिन वो अपनी माँ का एक आखिरी यूज करते हैं, डिनर। बच्चे अपनी माँ का पेट फाड़ देते हैं और फिर अंदर से उसे खाली कर देते हैं। इस बुरे सपने से भागने की बजाय माँ वहीं पड़ी रहती है और जिंदा ही अपने बच्चों का खाना बन जाती है। ये फैमिली मील एंजॉय करने का अगली तरीका है। इस खूनी लड़ाई के बाद माँ का बॉडी का सिर्फ 4% पार्ट ही बच जाता है। ये बच्चे वाकई में पीछे नहीं हटते। अब अपना पेट भरा होने के बाद मकड़ी के बच्चे घोंसला खाली कर देते हैं और रह जाती हैं सिर्फ उनकी माँ की हड्डियाँ। ठीक है, अब इसके बाद से मैं अपनी माँ की कुकिंग स्किल्स का कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा भाई। अगर आपको मौका मिले तो आप दुनिया के बेस्ट एनिमल पेरेंट के बच्चे बन सकते हैं। तो आप किसके बच्चे बनना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।